इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। क्या जर्मनी भी अमेरिका के रास्ते पर चलने वाला है? क्या जर्मनी भी पोलैंड और जो हंगरी की पॉलिसी है वो पॉलिसी अपनाने वाला है? क्या जर्मनी से भी इलीगल माइग्रेंट्स जंजीरों में जकड़कर बाहर निकाले जाएंगे? क्या जर्मनी में भी इलीगल माइग्रेंट्स के बुरे दिन आने वाले हैं? क्या जर्मनी में रह रहे लाखों मुसलमान माइग्रेंट्स पर मुसीबत आने वाली है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अभी अभी जो मैंने कुछ सवाल किए वो ये सवाल हैं जो केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं। सिर्फ यूरोप में नहीं उठाए जा रहे, पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं। असल में जर्मनी में चुनाव होने जा रहे हैं और अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार ना केवल सत्ता वहां की बदलने वाली है बल्कि एक ऐसी पार्टी की सरकार बनने वाली है जो माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। जर्मनी में घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जर्मनी के बॉर्डर्स अब इमिग्रेंट्स के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जर्मनी में इमिग्रेंट्स को मिल रही फैसिलिटीज भी बंद कर दी जाएंगी। जर्मनी में बड़े बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बदलाव का ऐलान किया है जर्मनी की एएफडी पार्टी की नेता और चांसलर पोस्ट की दावेदार एलिस विडेल ने। Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration. Das Asylrecht muss endlich eingehalten werden. Asyl ist Aufenthalt auf Zeit und endet, wenn der Fluchtgrund entfällt. Versorgung von Flüchtlingen vor Ort, damit sie erst gar nicht nach Deutschland kommen. Turbo-Einbürgerung und die Verramschung des deutschen Passes, so wie es die CDU betreibt, sofort beenden. Das ist mit uns nicht zu machen. Und nach dem Vorbild der Niederlande und von Ungarn Ausstieg aus dem EU-Asylsystem. Ganz einfach. Deutschland wird unter unserer Führung aus dem EU-Asylsystem austreten. Darauf können Sie sich verlassen. सुना आपने, एलिस विडेल ने अपने 100 दिन के एजेंडे में जर्मनी के बॉर्डर्स घुसपैठियों के लिए बंद करने की बात कही है। उन्होंने माइग्रेंट्स को बाहर निकालने का ऐलान किया है। यहां तक कि माइग्रेंट्स को मिलने वाली सारी सुविधाएं करीब करीब बंद करने की भी घोषणा की है। अब ये तो सब तो ठीक वैसी बातें हैं जैसी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते आ रहे हैं। ये तो वही एक्शन है जो ट्रंप सरकार घुसपैठियों को लेकर कर रही है। अब एलिस विडेल ने ये बात क्यों कही उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जर्मनी में जिस बदलाव की बात हो रही है वो वहां होने जा रहे इलेक्शन से आने वाला है। तो बात यह है कि जर्मनी में 23 फरवरी को ही चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने संसद में विश्वास मत खो दिया था, जिसके बाद समय से पहले चुनाव होना तय हो गया था। तारीख तय की गई थी 23 फरवरी। जर्मनी की कई पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मौजूदा चांसलर की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी सीपीडी, मेन अपोजिशन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी सीडीयू, सीडीयू की सहयोगी पार्टी सीएसयू, द ग्रीन्स और बीएसडब्ल्यू समेत और भी कई पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो पार्टी है वो है एएफडी यानी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। साल 2013 में बनी ये फार राइट विंग पार्टी इस चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रही है और चुनाव से पहले जर्मनी में बना माहौल बता रहा है कि एएफडी इस बार बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। प्री पोल सर्वे बता रहे हैं कि मेन अपोजिशन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को 27% वोट मिल सकते हैं, जबकि एएफडी 20% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी। इसमें यह जानना भी जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक जर्मनी में कभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, यानी हमेशा वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट ही बनी है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एएफडी भी सरकार में शामिल हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या एएफडी के सरकार में आने से या एएफडी की लीडर के चांसलर बन जाने से कुछ बड़ा होने वाला है। एएफडी जिस कैंपेन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो यकीन मानिए कि अगर वो सरकार में आ जाती है तो जर्मनी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जर्मनी, इटली, हंगरी और पोलैंड जैसे यूरोपियन देशों की कतार में जर्मनी खड़ा हो जाएगा, जहां इमिग्रेंट्स को लेकर
असाइलम सीकर्स को लेकर बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जर्मनी की सड़कों पर अब ऐसी मारपीट और बवाल की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। सीरिया, अफगानिस्तान या दूसरे मिडिल ईस्ट देशों से आए लोग जर्मनी के स्थानीय लोगों पर बात बात पर हमला बोल देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये जर्मनी की मेट्रो ट्रेन है। इस ट्रेन में रिफ्यूजीज भरे हुए हैं। वो बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन जर्मनी के जो आम लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो डरे हुए हैं। वो ट्रेन में घुस भी नहीं रहे। जर्मनी में इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में क्रिसमस मार्केट में एक बड़ा हमला किया गया था। एक तेज रफ्तार कार से क्रिसमस की खरीदारी करने आए लोगों को रौंद दिया गया था। इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 60 लोग घायल हुए थे। हमला करने वाला सऊदी मुल्क का एक डॉक्टर था। जर्मनी में इस्लाम के नाम पर आतंक का नेटवर्क भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। पिछले साल सितंबर में जर्मनी की गवर्नमेंट ने हैम्बर्ग के इस्लामिक सेंटर और उसकी कई ब्रांचेस को बंद करवा दिया था। इसी तरह फुस्टनवाल्ड के भी इस्लामिक सेंटर पर ताला जड़ दिया गया था। असल में इन सभी इस्लामिक सेंटर पर इस्लाम की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप थे। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। और ऐसा कब से हुआ? तब से जब से जर्मनी ने रिफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। तब से जब से देश और देश के लोगों की सुरक्षा, अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर की सेफ्टी की परवाह किए बिना लाखों लाख शरणार्थियों को जर्मनी में बसा दिया गया था। वैसे तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कई देशों से इमिग्रेंट सदियों से यूरोपियन कंट्रीज में जाते रहे। 2010 के आसपास सीरिया की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। एक तरफ वहां की सरकार अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचल रही थी, तो दूसरी तरफ सिविल वॉर के बीच आतंकी संगठन आईसिस के बढ़ते प्रभाव की वजह से करीब 12 से 13 मिलियन लोग विस्थापित हो गए थे। अब इनमें से ज्यादातर लोग यूरोप की तरफ बढ़ गए। टर्की के रास्ते ये लोग ग्रीस पहुंच गए। फिर ग्रीस से बहुत सारे लोग मैसेडोनिया, बॉस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ साथ जर्मनी पहुंच गए। दूसरी तरफ समुद्री रास्ते से लाखों माइग्रेंट्स ग्रीस के साथ साथ इटली में भी घुस गए। लेकिन ज्यादातर देशों ने इन माइग्रेंट्स को शरण देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच जर्मनी ने एक ऐसा ऐलान किया कि इस माइग्रेशन का सारा रुख बदल गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ना केवल सीरिया के रिफ्यूजीज के लिए जर्मनी के बॉर्डर खोल दिए, बल्कि 1990 के उस प्रोटोकॉल को भी सस्पेंड कर दिया जिसके तहत जो माइग्रेंट्स जिस देश में कदम रखता है उस देश को ही या तो उन्हें शरण देनी होगी या फिर रिफ्यूजी कैंप में रखना होगा। इसके बाद क्या सीरिया, क्या इराक और क्या अफगानिस्तान, हर देश के रिफ्यूजी जर्मनी में घुस गए। तब वहां की सरकार के साथ साथ वहां के लोगों ने भी उनका खूब स्वागत किया था। जर्मनी ने रिफ्यूजीज को नौकरी देनी भी शुरू कर दी। प्यू रिसर्च के मुताबिक केवल 2015 में 1.3 मिलियन रिफ्यूजी यूरोप में दाखिल हुए थे और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनमें से 8,90,000 तो केवल जर्मनी पहुंच गए थे। अब आपको कुछ और हैरान करने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। ये प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है। 29 नवंबर 2017 की रिपोर्ट बता रही है कि जर्मनी में कैसे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये डेटा बता रहा है कि मिड 2010 से मिड 2016 तक जर्मनी में यूरोप के बाहर से 6,80,000 रेगुलर माइग्रेंट्स पहुंचे थे। इनमें से 2,70,000 यानी 40% मुस्लिम थे। इसी पीरियड में 1,21,21 लोगों ने असाइलम के लिए रिक्वेस्ट दी थी। इनमें से 9 लाख यानी 74% मुसलमान थे। इनमें से 6,70,000 के एप्लीकेशन मंजूर कर लिए गए और इसमें 5,40,000 के रिजेक्ट कर दिए गए। जिनको असाइलम दिया गया उनमें 5,80,000 मुसलमान थे। जिनके रिजेक्ट हुए उनमें 3,20,000 मुस्लिम थे। केवल 6 सालों में 5,80,000 मुसलमानों को जर्मनी में असाइलम दिया गया और 2,70,000 माइग्रेंट्स को जगह दी गई। तो आप सोचिए कि जर्मनी में मुस्लिम आबादी 6 साल में 8 लाख से ज्यादा यूं ही नहीं बढ़ गई। अब ये डेटा भी देख लीजिए। ये बता रहा है कि जर्मनी समेत पूरे यूरोप में रहने वाले मुसलमानों की नॉन मुस्लिम्स की तुलना में उम्र कम है, लेकिन उनके बच्चे ज्यादा हैं। जर्मनी से शुरू करते हैं। 2016 के मुताबिक जर्मनी में मुस्लिमों की औसत उम्र 31 साल थी, जबकि नॉन मुस्लिम्स की 47 साल। पूरे यूरोप की बात करें तो मुस्लिमों की औसत उम्र 30 साल थी, जबकि नॉन मुस्लिम्स की औसत उम्र 44 साल। अब जरा फर्टिलिटी रेट भी देख लीजिए। 2015 से 2020 के आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट 1.9 थी, जबकि नॉन मुस्लिम्स की 1.4।
इसी तरह यूरोप में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.6 था, जबकि नॉन मुस्लिम्स का केवल 1.6। तो समझिए कि किस रफ्तार से यूरोप में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसका असर जर्मनी पर बहुत बुरा पड़ने लगा। रिफ्यूजीज के लिए तो जर्मनी सेफ हेवन था, लेकिन जर्मनी के लोकल लोगों के लिए, वो जर्मन्स के लिए यह नर्क बनने लगा। जर्मनी के हालात तेजी से बिगड़ने लगे, ऐसे कि संभाले नहीं संभले। जर्मनी में माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के हमले लगातार बढ़ने लगे। कभी ट्रेन में, कभी सड़क पर, कभी चाकू से, कभी कुल्हाड़ी से ये रिफ्यूजीज जर्मनी के लोगों पर जानलेवा हमले करने लगे। हालात यहां तक बिगड़ गए कि जर्मनी ने बॉर्डर कंट्रोल के ऑर्डर दे दिए। इन्फो माइग्रेंट्स में 10 अक्टूबर 2024 को छपी इस रिपोर्ट में जर्मनी की होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि साल 2023 में जर्मनी में कुल 31,75,282 आपराधिक मामले सुलझाए गए और इनमें 2,17,000 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की गई। इमिग्रेशन वायलेशन के मामलों को छोड़ दें तो सभी तरह के क्राइम्स में माइग्रेंट्स के शामिल होने का परसेंटेज 34.4 था, यानी 100 में से 34 से अधिक क्राइम्स इमिग्रेंट्स ने किए। तो आप समझ सकते हैं कि जर्मनी में बाहर से आए लोग कैसे जर्मनी के लिए ही खतरा बनते चले गए। जर्मनी की सरकार दूसरे यूरोपीय देशों की तरह थोड़ी जागी तो जरूर, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अफगानिस्तान, ट्यूनीशिया समेत कई देशों के उन रिफ्यूजीज को डिपोर्ट किया गया जिनके असाइलम की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन इसके जवाब में भी इन लोगों ने जर्मनी में ही आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। दिसंबर 2016 में ट्यूनीशिया के एक फेल्ड असाइलम सीकर ने बर्लिन में क्रिसमस मार्केट की भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया था। जर्मनी के लोगों को भी समझ में आ गया था कि उन्होंने जिन्हें वेलकम किया था वो आज उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, उनकी बेटियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसी के बाद जर्मनी में रिफ्यूजीज के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। एएफडी 2015 से ही जर्मनी की इमिग्रेंट्स पॉलिसी के खिलाफ रही है। वो लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रही थी। 2016 के रीजनल इलेक्शन में इसी वजह से लोगों ने उसका साथ दिया था और उसने 3 रीजनल इलेक्शंस में अच्छी खासी जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक वो प्रवासियों को लेकर बहुत अग्रेसिव है। वो लगातार माइग्रेंट से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और इसी वजह से उसे पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में उसने रीजनल चुनाव में थुरिंगिया स्टेट में जीत हासिल कर ली। यही नहीं, सैक्सोनी में वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार जर्मनी में किसी फार राइट पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस बड़ी जीत के बाद एएफडी के हौसले बुलंद हैं और वो पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। अब आपको बताता हूं कि एएफडी को अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और एलिस विडल को डोनाल्ड ट्रंप की तरह क्यों बताया जा रहा है। असल में ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक वैसे ही एलिस ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया था। एएफडी के इलेक्शन कैंपेन साफ तौर पर ट्रंप और मस्क की कैंपेनिंग की तरह ही नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि एएफडी जर्मनी में ट्रंप की हवा का फायदा उठाना चाह रही है। जो भी हो, लेकिन एएफडी को ना केवल इलॉन मस्क बल्कि अमेरिकी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। मस्क तो खुलकर एएफडी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। मस्क का ये ट्वीट पिछले साल 20 दिसंबर 2024 का है। देखिए क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि केवल एएफडी ही जर्मनी को बचा सकती है। 2025 के चुनाव में भी एएफडी का मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा, वो माइग्रेंट्स ही हैं। एएफडी के नेता एलिस ने साफ कहा है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर वो जर्मनी में आए प्रवासियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगी। उन्होंने कहा है कि असाइलम हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता। Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration. Das Asylrecht muss endlich eingehalten werden. Asyl ist Aufenthalt auf Zeit und endet, wenn der Fluchtgrund entfällt. Versorgung von Flüchtlingen vor Ort, damit sie erst gar nicht nach Deutschland kommen. Turbo-Einbürgerung und die Verramschung des deutschen Passes, so wie es die CDU betreibt, sofort beenden. एएफडी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव जीतने के बाद ना केवल घुसपैठ बंद करेगी बल्कि जर्मनी में बैठे माइग्रेंट्स को भी बाहर का रास्ता दिखाएगी। रिपोर्ट्स बता रही है कि एएफडी को जर्मनी के यंग वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
और इसी दबाव की वजह से जर्मनी की ग्रीन्स और लिबरल्स पार्टी ने भी इमिग्रेशन को लेकर एक्शन लेने की बात कही है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि AfD या तो खुद सरकार बना लेगी या फिर किंग मेकर बन जाएगी। यह भी तय है कि AfD अगर किसी तरह से सरकार में आती है तो जर्मनी से भी वैसी ही तस्वीरें आएंगी जैसी अभी अमेरिका से आ रही। वहां से भी माइग्रेंट्स को जहाजों में भर भर कर वापस भेजा जाएगा और ना केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर माइग्रेंट्स को दी जा रही सुविधाओं के दबाव को कम करेगा बल्कि जर्मनी के लोगों को सुरक्षित जीने का हक भी देगा। यूरोप में हंगरी, पोलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देश हैं, उन्होंने पहले ही अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। उधर इटली भी इन माइग्रेंट से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और अब जर्मनी भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, ऐसा ही कुछ करने के आसार बन रहे हैं। और मैंने इसीलिए कहा था कि जर्मनी में मौज काट रहे रिफ्यूजीज का हनीमून पीरियड अब खत्म होने वाला है, जल्दी ही उन्हें रिटर्न टिकट मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको सारा डेटा दिखाया, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलमान होने वाले हैं, क्योंकि जर्मनी में जो माइग्रेंट्स की संख्या है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि जब डिपोर्टेशन होगी, जब एंट्री बैन होगी, जब उन पर एक्शन लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा जो इसका टारगेट होंगे वो जर्मनी में रहने वाले मुसलमान ही होंगे। तो जैसा कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, 3-4 साल से कह रहा हूं कि हर देश एक दिन तंग आकर मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकालेगा और वहां पर उनकी एंट्री बंद करेगा। जर्मनी उस कड़ी में एक और देश जुड़ गया है, इस कड़ी में जर्मनी। बाकी आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो फैक्ट वाली खबरें हैं, जो मैं बिना किसी लाग लपेट के देता हूं, बिना किसी हवाबाजी के देता हूं, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ देता हूं, प्लस रेफरेंस के साथ देता हूं, ये दुनिया भर में फैले। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, बेल आइकन जब भी दबाएं तो ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर करिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिले। अगर ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं किया है तो मेरे वीडियो की जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,